नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द बुक सोसाइटी में, जहां हम आज की क्लास में सब्जेक्ट कोड बीपीएससी 133 की सीरीज शुरू करेंगे, जहां हमारी किताब का नाम होगा तुलनात्मक शासन और राजनीति। टोटल इस किताब में 5 यूनिट्स होंगी और इन यूनिट्स के जो चैप्टर हैं वो सारे चैप्टर मिला के 13 चैप्टर होंगे। जहाँ आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम होगा तुलनात्मक विश्लेषण, प्रकृति, क्षेत्र और उपयोगिता। चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको तुलनात्मक राजनीति का महत्व समझ में आएगा, तुलनात्मक राजनीति शब्द का अर्थ समझ में आएगा, उसकी प्रकृति समझ में आएगी और उसका विषय क्षेत्र कहाँ तक फैला हुआ है ये भी आपको पता चलेगा। इतने नहीं, आपको यही पता चलेगा कि पहले से लेकर अब तक तुलनात्मक राजनीति में लगातार क्या बदलाव आए हैं, ये तमाम चीज़ें आपको यहाँ पर बताई जाएंगी। चैप्टर की जो शुरुआत है वो यहाँ से होती है। एग्जाम ओरिएंटेड चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ हर साल इस चैप्टर से एक क्वेश्चन आता ही है और ज़्यादातर जो क्वेश्चन होता है वो पहला ही क्वेश्चन होता है पेपर में। जैसे कि तुलनात्मक राजनीति का अर्थ बताइए, इसके महत्व और विषय क्षेत्र पर टिप्पणी कीजिए, कुछ इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। तो इससे पहले मैं चैप्टर शुरू करूं, आपको एक चीज़ समझाता हूं ताकि चीज़ें समझने में आपके लिए आसानी हो। देखो, अगर हम बात करें राजनीति की तो प्लेटो, अरस्तु, सुकरात के समय से ही और वर्तमान तक विभिन्न जो फिलोसफर्स रहे हैं, उन फिलोसफर्स का एक ही उद्देश्य रहा है कि एक ऐसी राजनीतिक प्रणाली की वो खोज करें जो सबसे अच्छी राजनीतिक प्रणाली हो, जो जनता के सुखमय जीवन से जुड़ी हो। लेकिन फिलोसफर्स जो हैं इसके लिए अलग अलग राजनीतिक प्रणालियों को कंपैरिजन करते हैं और अपना विचार देते हैं कि भाई कौन सी राजनीतिक प्रणाली ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी हो सकती है। अब तक ज़्यादातर जो फिलोसफर हैं वो राजनीति में लोकतांत्रिक प्रणाली पर अपना समर्थन देते हैं कि अब तक की जितनी प्रणालियाँ हैं उनका कंपैरिजन करने के बाद हमें ये लगता है कि लोकतंत्र सबसे अच्छी प्रणाली होगी। लेकिन लोकतंत्र प्रणाली में भी बहुत सारे दोष हैं, उनको कैसे दूर किया जाए इसके लिए भी आज लगातार रिसर्च चल रही है, लगातार अनुसंधान हो रहे हैं। तो राजनीति का प्रमुख प्रश्न ये है कि एक अच्छी राजनीतिक प्रणाली क्या हो। इसी उत्तर की खोज के लिए कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का उदय हुआ, जहाँ पर विभिन्न देशों के संविधानों का अध्ययन किया गया, विभिन्न देशों की राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन किया गया और ये देखा गया कि किस संस्था में क्या गुण हैं और क्या दोष हैं, और उसके आधार पर अलग अलग तरीके से सुधार जारी हैं। और आज भी विश्व के स्तर पर हम ये प्रयास कर रहे हैं कि एक अच्छी आदर्श प्रणाली हमें मिल पाए जिसके माध्यम से सबका जीवन सुखमय हो सके। तो यहाँ पर भी हमें यही पढ़ाया जाएगा कि तुलनात्मक राजनीति आखिर हमें पढ़ाई क्यों जा रही है, तुलनात्मक राजनीति का महत्व क्या होगा। तो तुलनात्मक राजनीति का महत्व मैंने आपको बता दिया कि तुलनात्मक राजनीति का महत्व ये है कि विभिन्न देशों में जब हम कंपैरिजन करके एक आदर्श प्रणाली की खोज कर रहे हैं तो जो जिस देश की कमी है वो हटाकर और जो जिस देश के गुण हैं उसे बढ़ाकर एक अच्छी राजनीतिक प्रणाली की स्थापना की जा सकती है। तो ये बात रही जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब बात करते हैं कि चैप्टर की लैंग्वेज हमें क्या समझाना चाहती है। तो देखो, चैप्टर में सबसे पहले ये बोल रहा है कि हम अपने डेली रूटीन में चाहे जानने में और चाहे अनजाने में, यानी कि चाहे जानबूझकर और चाहे अनजाने में, कई बार अपना कंपैरिजन दूसरों से करते हैं कि यार दूसरे हमारे बारे में क्या सोच रहे होंगे, वो क्या कर रहे होंगे, अगर मैं ये काम कर रहा हूँ, अगर दूसरा वो वाला काम कर रहा है, मैं ही वही काम करता तो कैसे करता। यानी कि जो कंपैरिजन वर्ड है, जो तुलनात्मक शब्द है, ये हमारे लिए कोई नया नहीं है। हम दूसरों के साथ तुलना करते हैं, अपने चारों ओर की वस्तुओं की तुलना करते हैं, इवन हम एक व्यक्ति के बिहेवियर की कंपैरिजन भी दूसरे व्यक्ति के बिहेवियर से करते हैं। तो जब हम इतना सारा कंपैरिजन करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि किसी चीज़ को हम गहराई से समझ सकें। तो आगे बताया भी गया है, विभिन्न फिलोसफर्स ने कहा है कि जो बंदा कंपैरिजन नहीं कर सकता वो कभी चिंतन नहीं कर सकता, वो एक आदर्श प्रणाली की खोज नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से जो कंपैरिजन वर्ड है, जो तुलना वर्ड है, ये अपने आप में एक निष्ठा का रूप ले लेती है। इस प्रकार की तुलना सामूहिक स्तर पर भी होती है और इंडिविजुअल रूप से भी होती है। राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत अगर हम कंपैरिजन की बात करें तो विभिन्न देशों की राजनीतिक प्रणालियों के बीच में, उनकी संस्थाओं के बीच में, उनकी प्रक्रियाओं के बीच में, उनकी गतिविधियों के बीच में होती है। तो यहाँ पे यही बताया गया कि चैप्टर में क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे। आगे चैप्टर की एक प्रस्तावना दी गई है। प्रस्तावना में हमें तुलनात्मक राजनीति के जो शब्द है उसका अर्थ बताने का प्रयास किया जाएगा कि जब हम राजनीति के तुलनात्मक अध्ययन का संबंध देखते हैं तो राजनीतिक घटनाओं से जुड़ा हुआ है। तुलनात्मक राजनीति का उद्देश्य ये है कि वो विभिन्न देशों के बीच की राजनीति को समझे और ये बताए कि विभिन्न देशों के बीच की राजनीति में क्या समानताएं हैं और क्या डिफरेंसेस हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि राजनीति का मूल उद्देश्य यह है कि वो विश्व के देशों के बीच राजनीतिक समानताओं और भिन्नताओं को शामिल करे, यानी कि दो देशों के बीच में कहाँ कहाँ समानताएं हैं और कहाँ कहाँ भिन्नताएं हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया और चाइना के बीच में अगर हम देखें तो हम ये देखेंगे कि वहाँ की गवर्नमेंट में और हमारे यहाँ की गवर्नमेंट में जो काम करने के तरीके हैं वो कहाँ कहाँ पर उनमें सिमिलरिटी है और कहाँ कहाँ पर उनमें डिफरेंसेस हैं। जब हम उनकी तुलना करेंगे तब हमें पता चलेगा कि अगर चाइना आगे है तो क्यों है और भारत पीछे है तो क्यों है, या भारत आगे बढ़ रहा है तो क्यों आगे बढ़ रहा है, या चाइना पीछे घट रहा है तो क्यों घट रहा है। तो कुल मिलाकर राजनीति का तुलनात्मक अध्ययन हमें ये बताता है कि दो या दो से अधिक देशों के बीच की जो राजनीतिक परिघटनाएं हैं उसका अध्ययन हमें करना है। और इसका उद्देश्य ये है कि भाई
दो देशों के बीच में क्या समानताएं हैं और क्या असमानताएं हैं, यानी क्या भिन्नताएं हैं, इस चीज़ पर यह बल देता है। हालांकि बल इस चीज़ पर भी बल दिया जा रहा है कि विभिन्न देशों के मध्य जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को हम कैसे खत्म कर सकें। तो तुलनात्मक पद्धति की बात करें, तुलनात्मक विधियों की बात करें तो आज बड़े पैमाने पर इसका प्रयोग किया जा रहा है। तो आप ये ना सोचें कि तुलनात्मक जो शब्द है वो सिर्फ राजनीति में प्रयोग हो रहा है, ऐसा नहीं है। और भी जो सब्जेक्ट हैं, जैसे कि आप अगर हम साइकोलॉजी की बात करें तो साइकोलॉजी में भी कंपैरिजन होता है, सोशियोलॉजी में भी कंपैरिजन होता है, इकोनॉमी में भी कंपैरिजन होता है। तो इससे पता चलता है जो ये तुलनात्मक शब्द है सिर्फ राजनीति के लिए नहीं बना है, बल्कि इसका उपयोग तो विभिन्न विषयों में हो रहा है। साइकोलॉजी में भी हो रहा है, सोशियोलॉजी में भी हो रहा है, इकोनॉमिक्स में भी हो रहा है, जहाँ पर हम इकोनॉमी में दूसरे देश के जीडीपी से अपने देश की जीडीपी की कंपैरिजन करते हैं। साइकोलॉजी में हम एक व्यक्ति के दिमाग का दूसरे व्यक्ति के दिमाग से अध्ययन कर रहे हैं। सोशियोलॉजी में एक समाज का दूसरे समाज से क्या डिफरेंसेस है और क्या सिमिलरिटी है, इसका अध्ययन कर रहे हैं। तो अगर कंपैरिजन वर्ड की बात करें तो ये सिर्फ पॉलिटिक्स में नहीं बल्कि और विषयों में भी इसका प्रयोग किया जा रहा है। तो तुलनात्मक राजनीति एक पद्धति है जो विभिन्न देशों के मध्य राजनीतिक समानताओं और असमानताओं पर बल दे रही है। लेकिन ये बात ध्यान रखना कि तुलनात्मक राजनीति का सिर्फ इतना ही नहीं है बल्कि इससे भी कहीं ज़्यादा है, जो कि आगे चैप्टर में हमें बताया जाएगा। अगर हम बात करें तुलनात्मक राजनीति की, तो तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र में हम उस क्षेत्र की विषय वस्तु, शब्दावली और राजनीति का बड़े पैमाने पर अध्ययन करते हैं कि भाई किसी देश की जो विषय वस्तु है यानी कि सब्जेक्ट मैटर है, जो वहाँ की शब्दावली है, जो वहाँ का राजनीतिक दृष्टिकोण है, उसमें समय समय पर क्या परिवर्तन आए हैं, ये सारे परिवर्तन कैसे हुए, ये परिवर्तन किसके कारण हुए, इन परिवर्तनों का क्या प्रभाव पड़ा। जैसे कि अगर हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे फ्रांस का उदाहरण पढ़ेंगे, अमेरिका का उदाहरण पढ़ेंगे कि जैसे फ्रांस में फ्रांसीसी क्रांति हुई 1789 में, तो उस क्रांति का कारण क्या था, उस क्रांति के परिणाम क्या थे। ये तमाम चीज़ें सब्जेक्ट मैटर को प्रभावित करती हैं, यानी कि विषय वस्तु को प्रभावित करती हैं, राजनीतिक दृष्टिकोण को प्रभावित करती हैं। तो कुल मिलाकर तुलनात्मक राजनीति में हम दो या दो से अधिक देशों के बीच राजनीतिक परिघटनाओं की तुलना करते हैं, जिसका उद्देश्य ये होता है कि एक बेहतर प्रणाली कौन सी है। इतना ही नहीं, इसका उद्देश्य ये भी होता है कि उन देशों के बीच में क्या सिमिलरिटी है और क्या डिफरेंसेस हैं, क्या भिन्नताएं हैं। इसके अलावा तुलनात्मक राजनीति तीन चीज़ों के आसपास घूमती रहती है, एक उसकी विषय वस्तु, एक उसकी शब्दावली और एक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य। आगे चैप्टर में इस चीज़ को और बढ़ा चढ़ा कर बताया गया है कि राजनीति का तुलनात्मक अध्ययन क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, उसका विषय क्षेत्र क्या है। तो जैसा कि किताब कह रही है कि जैसा कि हमने देखा तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग सामान्य रूप में अन्य विषयों में भी किया जाता है, यानी कि मैंने जैसे आपको बताया कि तुलनात्मक जो सिस्टम है, तुलनात्मक जो पद्धति है, वो सिर्फ राजनीति में प्रयोग नहीं हो रही बल्कि इकोनॉमी में प्रयोग हो रही है, साइकोलॉजी में भी प्रयोग हो रही है, इवन अगर हम बात करें सोशियोलॉजी में भी यूज़ हो रही है। तो लेकिन तुलनात्मक राजनीति की जो विशिष्ट है वो विषय वस्तु, उसकी भाषा और उसका दृष्टिकोण, इन तीनों के आसपास घूमती है। इसके अलावा तुलनात्मक राजनीति की बात करें तो राजनीति के संबंधित बहुत सारी चिंताओं में इसकी भागीदारी है, जैसे डेमोक्रेसी कैसी हो, इतना ही नहीं संविधान कैसा हो, राजनीतिक दल कैसे हों, सामाजिक आंदोलन कैसे हैं, इन सभी चीज़ों का कंपैरिजन बड़े पैमाने पर किया जाता है। यानी कि अगर आप ये सोचें कि तुलनात्मक राजनीति का मतलब सिर्फ इतना सा है कि दो देशों के बीच में सामाजिक घटनाओं में क्या सिमिलरिटी है, क्या डिफरेंसेस है, तो ऐसा नहीं है। ये इससे भी कहीं ज़्यादा बढ़कर है। ये लोकतांत्रिक गतिविधियों का भी अध्ययन है, ये संविधानों का भी अध्ययन है, या राजनीतिक दलों का भी अध्ययन है, ये सामाजिक आंदोलनों का भी अध्ययन है। जैसे कि आपने कई बार आम जिंदगी में देखा होगा, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि यार अमेरिका की स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी है, चाइना की स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी है, जबकि हमारी स्थिति डामाडोल हो रही है, लेकिन पाकिस्तान के मुकाबले हमारी स्थिति अच्छी है। यानी कहीं ना कहीं इंडिया का कंपैरिजन एक दूसरे से करते रहते हैं, एक दूसरी कंट्रियों से करते रहते हैं। लेकिन ये कंपैरिजन कई बार हल्के लेवल पर होता है। उसका रीज़न है हमें नहीं पता, जब तक हमें ये नहीं पता कि भाई चाइना में पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, चाइना में इलेक्शन कैसे होते हैं, इलेक्शन होते भी हैं नहीं होते हैं, इंडिया में कैसे इलेक्शन हो रहे हैं, अमेरिका में कैसे इलेक्शन हो रहे हैं। तो जब हम एक दूसरी सारी की सारी राजनीतिक गतिविधियों का अध्ययन करते हैं, पॉलिटिकल प्रोसेस का स्टडी करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का स्टडी करते हैं कि भाई चाइना का कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या रोल अदा कर रहा है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या रोल अदा कर रहा है, जब हम ये सारी चीज़ों को अध्ययन करते हैं तब वो तुलनात्मक राजनीति कहलाती है। ये नहीं कि बस हमने बोला चाइना जीडीपी में हमसे आगे, चाइना में जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजनल है वो भी तो अलग अलग हैं, जो संवैधानिक प्रावधान है चाइना के वो भी तो अलग है, वहाँ पर तो तानाशाह प्रकृति चलती है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है नहीं वहाँ पर। तो जब हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पढ़ते हैं तो एक एक चीज़ का कंपैरिजन करते हैं। तो इसलिए वो कह रहा है कि तुलनात्मक अध्ययन की प्रकृति और विषय क्षेत्र बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, उसे हम कुछ सीमाओं में नहीं बांध सकते। अब इन तुलनाओं में संबंधों की पहचान भी की जाती है, जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल देकर बताया है। तो तुलनात्मक राजनीति के अगर चरित्र की बात करें, इसके विषय क्षेत्र की बात करें, तो विद्वान लगातार इस चीज़ पर बल दे रहे हैं कि लोगों के बीच की गलतफहमियों को दूर किया जाए। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है
कि ये जो लगातार गलत फहमियाँ बनी हुई है ना हमारी तुलनात्मक राजनीति में कि हम बस इसमें बाहरी देशों या विदेशों का अध्ययन करेंगे, तो ऐसा नहीं है। तुलनात्मक राजनीति का विषय क्षेत्र अलग है। गलत फहमियों को दूर करना चाह रहे हैं ये जितने भी विद्वान हैं, वो ये बताना चाहते हैं कि तुलनात्मक राजनीति सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र का अध्ययन नहीं है, बल्कि उनके बीच के संबंधों का अध्ययन भी है। एक देश के दूसरे देश से संबंध खराब है तो क्यों है, अच्छे हैं तो क्यों है, वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में क्या भूमिका अदा कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में ही पढ़ते हैं। अनेक विद्वानों का मानना है कि तुलनाओं का जो प्रयोग है उसका उद्देश्य होता है समानताओं और भिन्नताओं में तुलना करना और उससे भी आगे जाना, ताकि गहराई से किसी भी विषय को हम समझ सकें। तो तुलनाओं का मतलब ये नहीं है सिर्फ और सिर्फ कि हम उस देश के बारे में उसके संबंधों का अध्ययन कर रहे हैं, बल्कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में सारे देशों की गतिविधियों का अध्ययन तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत आता है, जो कि अगले चैप्टर में हमें पढ़ाया भी जाएगा। आगे चैप्टर में तुलनात्मक राजनीति और तुलनात्मक सरकार के बीच में क्या अंतर है ये बताया गया है। तो देखो, जब आप तुलनात्मक सरकार की बात करते हो तो तुलनात्मक सरकार में सिर्फ हम सरकारों का अध्ययन करेंगे, जैसे इंडिया की सरकार, श्रीलंका की सरकार, चाइना की सरकार, अमेरिका की सरकार, यानी कि तुलनात्मक सरकार में हम सिर्फ सरकारों के कार्यों का अध्ययन करते हैं। लेकिन जब हम तुलनात्मक राजनीति की बात करते हैं तो हम उसमें सरकारी और गैर सरकारी सारे संगठनों का अध्ययन करते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा भी हुआ है किताब में, अगर आप देखें कि एक विचारक रहे हैं जिनका नाम है रोनाल्ड चिलकॉट, उन्होंने कहा है कि कई बार राजनीति की संकल्पनाओं को लेकर उलझने हो जाती हैं। उसका रीज़न है क्योंकि तुलनात्मक राजनीति का संबंध सरकारों के अध्ययन से है क्या, जबकि तुलनात्मक सरकार का स्तर बिल्कुल अलग है। तुलनात्मक राजनीति सभी प्रकार की राजनीतिक गतिविधियों का अध्ययन करती है, चाहे वो गतिविधि सरकारी हो और चाहे वो गतिविधि गैर सरकारी हो। तो तुलनात्मक राजनीति सभी गतिविधियों का अध्ययन करती है, चाहे वो सरकारी हो और चाहे गैर सरकारी हो, जबकि तुलनात्मक सरकार सिर्फ सरकारों के अध्ययन से संबंधित है। लेकिन फिर भी कहा जा सकता है कि लंबे समय तक तुलनात्मक राजनीति में सिर्फ सरकारों का अध्ययन हुआ, शासन प्रणालियों का अध्ययन हुआ, यानी कि प्राचीन काल में तुलनात्मक राजनीति में केवल और केवल सरकारों का अध्ययन किया गया, उनके कार्यों का अध्ययन किया गया, किसी देश की शासन प्रणाली का अध्ययन किया गया। लेकिन वर्तमान में ये सारी चीज़ें इससे बाहर हो चुकी हैं और इसे और भी ज़्यादा विस्तृत कर दिया जा चुका है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो नई नई गतिविधियाँ हुई उसमें भी लगातार राजनीतिक विचारकों का इंटरेस्ट जगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई जो तुलनात्मक राजनीति है केवल राज्य नहीं बल्कि उनकी संस्थाएं, व्यक्ति, समाज की जो सोसाइटी हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, हित समूह हैं, सामाजिक आंदोलन, इन सबको शामिल किया। यानी कि जब आपसे पूछा जाए तुलनात्मक सरकार और तुलनात्मक राजनीति के एक दूसरे से अलग हैं, यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन बना भी हुआ है। अगर आप यहाँ क्वेश्चन देखेंगे तो ये रहा कि तुलनात्मक सरकार किस प्रकार तुलनात्मक राजनीति से भिन्न है। तो आप बताओगे जो तुलनात्मक सरकार है वो तुलनात्मक राजनीति से भिन्न इस प्रकार से है कि तुलनात्मक सरकार में हम सिर्फ सरकार की गतिविधियों का अध्ययन करते हैं, लेकिन तुलनात्मक राजनीति इससे ज़्यादा विस्तृत है। वो सिर्फ सरकारों का अध्ययन ही नहीं करती बल्कि उसकी प्रकृति का भी अध्ययन करती है, सामाजिक आंदोलनों का भी अध्ययन कर रही है, राजनीतिक दलों का भी अध्ययन कर रही है, हित समूहों का भी अध्ययन कर रही है, व्यक्ति के व्यवहारों का भी अध्ययन कर रही है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो परिवर्तन आए, उन परिवर्तनों में अनेक देशों के बीच क्या संबंध रहे, ये उसका भी अध्ययन कर रही है। तो ये सारी गतिविधियाँ यहाँ पर चल रही हैं जिसके बारे में आगे चैप्टर में और भी ज़्यादा अच्छे से बताया जाएगा। आई होप सो चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। देखो, पहला और दूसरा चैप्टर सबसे ज़्यादा टफ है क्योंकि किताब में इसकी लैंग्वेज ही बहुत ही ज़्यादा टिपिकल है, बट जब आप तीसरे चैप्टर से पढ़ोगे तो चीज़ें आपको बहुत ही ज़्यादा आसान लगने लग जाएंगी। तो आगे चैप्टर में बताया गया, यहाँ से अगला क्वेश्चन इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर का क्वेश्चन बनता है जो पेपर में आना ही चाहिए। क्वेश्चन ये है कि तुलनात्मक राजनीति का ऐतिहासिक सफ़र बताओ, यानी कि किस प्रकार से इतिहास से लेकर वर्तमान तक तुलनात्मक राजनीति में परिवर्तन आए हैं। तो देखो, तुलनात्मक राजनीति के अगर इतिहास की बात करें तो ये इतिहास जाता है यूनानी फिलोसोफर अरस्तु के पास, यानी कि सबसे पहले अगर तुलनात्मक अध्ययन की बात करें तो इसकी शुरुआत होती है अरस्तु से, और उसके बाद निकोलो मैकियावेली, जॉन लॉक्स, मैक्स वेबर जैसे बड़े बड़े चिंतक इस क्षेत्र में अपना योगदान देते हैं। सबसे प्रारंभिक अवतार में राजनीति का तुलनात्मक अध्ययन कराया यूनानी दार्शनिक अरस्तु ने, जिसने अपने टाइम के 150 कॉन्स्टिट्यूशंस का अध्ययन किया, यानी कि 150 राज्यों के संविधानों का अध्ययन किया और उनकी शासन प्रणालियों का भी अध्ययन किया कि भाई उस क्षेत्र में कौन सी शासन प्रणाली चल रही है। हालांकि इसने इतने सारे संविधानों का अध्ययन इसलिए करा, इसने इतनी सारी शासन प्रणालियों का अध्ययन इसलिए किया ताकि ये बता सके कि सबसे अच्छी प्रणाली कौन सी है, सबसे आदर्श प्रणाली कौन सी है। ना सिर्फ ये उन प्रणालियों का वर्णन करना चाहता था बल्कि उनका एक मानक भी प्रस्तुत करना चाहता था। वो ये बताना चाहता था कि लोकतंत्र, कुलीन तंत्र, राजतंत्र से किस प्रकार से ज़्यादा अच्छा हो सकता है या कितना बुरा हो सकता है। उसने अच्छे आदर्श और बुरे आदर्श दोनों बताए। किसने? अरस्तु ने। यानी कि सबसे पहले अरस्तु ने
जो कि एक ग्रीक फिलोसफर थे। इन्होंने 150 से ज़्यादा संविधानों का अध्ययन किया, उनका कंपैरिजन किया, वहाँ की शासन प्रणालियों का कंपैरिजन किया कि सबसे अच्छी प्रणाली कौन सी हो सकती है। हालांकि उन्होंने लोकतंत्र के पक्ष विपक्ष दोनों के बारे में बताया। आगे चलकर और भी जो फिलोसफर्स हुए सिसिरो तक, उन सभी फिलोसफर्स ने इसी चीज़ को समर्थन दिया और उन सब ने लगातार इसी चीज़ का अध्ययन करा तुलनात्मक राजनीति में कि एक प्रणाली दूसरी प्रणाली से अलग कैसे है। तो तुलनात्मक अध्ययन का जब हम ऐतिहासिक दृष्टिकोण पर जाते हैं तो इसकी शुरुआत होती है कहाँ से? अरस्तु से। और बस वहाँ पर शासन प्रणालियों में क्या डिफरेंसेस है, क्या सिमिलरिटी है, इस चीज़ पर ध्यान दिया जा रहा है। तुलनात्मक राजनीति में जो एक बड़ा परिवर्तन आया वो आया 19वीं सेंचुरी में, जब 19वीं सदी बीत रही थी और 20वीं सदी की शुरुआत हो रही थी। यानी कि 1850 के आसपास का मामला यहाँ पर है और 19वीं सदी 1970 तक के मामला यहाँ पर बताया जाएगा। तो जब हम 19वीं सेंचुरी की लास्ट की बात करते हैं और 20वीं सेंचुरी की शुरुआत की बात करते हैं तो लगातार जितने भी फिलोसफर्स थे वो इस प्रश्न के आसपास घूम रहे थे कि एक अच्छी व्यवस्था कैसी हो और एक आदर्श राज्य कौन सा राज्य कहलाएगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में जो तुलनात्मक अध्ययन हो रहे थे उसमें ये देखा जा रहा था कि एक उत्तम व्यवस्था कौन सी हो सकती है, एक आदर्श राज्य कैसा राज्य होगा। इसी चीज़ पर बहुत सारे जो फिलोसफर थे उन्होंने बहुत सारे काल्पनिक प्रश्नों की झड़ी लगा दी, कल्पनाओं में डूब गए कि भाई एक अच्छा प्रशासन कैसा होगा, उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए, क्या क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इन्हीं सब पर लगातार नए नए वर्ड्स आ रहे थे और नए नए रूप से इन पर बहस चल रही थी। और यही वो टाइम था जब यूरोप में लिबरलिज्म आ रहा था, यानी कि उदारवाद का प्रयोग शुरू हुआ। देखो, उदारवादी वो होते हैं जो व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल देते हैं। उदारवादी जो विचारधारा थी ये यूरोप केंद्रित थी, यानी कि इसमें यूरोप का दबदबा दिखाया गया था, विश्व की राजनीति पर यूरोप का दबदबा दिखाया जा रहा था, एशिया की अनदेखी की जा रही थी, अफ्रीका की अनदेखी की जा रही थी, लैटिन अमेरिका की अनदेखी की जा रही थी। ये माना जा रहा था कि यहाँ एशिया के देश, अफ्रीका के देश, लैटिन अमेरिका के देश, ये बहुत छोटे छोटे देश हैं और इनके पास अपनी सभ्यता नहीं है। ऐसे में यूरोपियन लोगों को पैदा इसलिए किया गया है ताकि वो इन सभ्यताओं पर शासन कर सकें। तो वहाँ पर जो कंपैरिजन किया गया वो एक तरफा कंपैरिजन है। कुछ लोगों के यहाँ पर नाम बताए गए हैं, जैसे कि जेम्स ब्राइस ने अपनी एक किताब लिखी है जिसका नाम है मॉडल डेमोक्रेसीज। ऐसे हरमन फाइनर ने किताब लिखी है थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मॉडल गवर्नमेंट्स। कॉल जे फ्राइडक ने एक किताब लिखी है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी। इसी प्रकार से रॉबर्टो निकोलस ने किताब लिखी है पॉलिटिकल पार्टीज। तो इन सभी किताबों में कुल मिलाकर उस समय की जो राजनीति थी उसकी तुलना की गई है, जहाँ ये देखा गया कि शक्ति का वितरण किस प्रकार से है, केंद्र सरकार ज़्यादा पावरफुल है या राज्य सरकार ज़्यादा पावरफुल है, सरकार के अंग किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं। लेकिन ये सारे जो अध्ययन थे वो यूरो केंद्रित थे, जैसे कि मैंने यहाँ पर हाईलाइट भी कर रखा है। यूरो केंद्रित का मतलब है इसमें यूरोप को बढ़ावा दिया गया था, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के हिसाब से चीज़ें लिखी गई थी, उनकी संस्थाओं का अध्ययन किया गया, उनकी ही सरकारों का अध्ययन किया गया, उनकी ही शासन प्रणाली का अध्ययन किया गया। एशिया को इस चीज़ से बाहर रखा गया, अफ्रीका को इस चीज़ से बाहर रखा गया। हम ये पढ़ रहे हैं कि तुलनात्मक राजनीति का इतिहास किस प्रकार से रहा है। तो तुलनात्मक राजनीति के इतिहास की शुरुआत होती है प्लेटो से और फिर उसके बाद 19वीं सेंचुरी में यूरो केंद्रित तुलनात्मक राजनीति होती है जिसमें यूरोप को बढ़ावा दिया जा रहा है और जबकि उसकी तुलना एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका से की जा रही है, जिसमें एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के जो देश हैं इन्हें नीचा दिखाया जा रहा है और उन पर शासन करने के लिए लीगलिटी दी जा रही है। किसको? यूरोपियन कंट्रीज़ को। आई होप सो चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में क्या चेंजेस आए? तो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद आपको पता है पूरी दुनिया में कोल्ड वॉर शुरू हो गया था, यानी कि शीत युद्ध शुरू हो गया था। आपको पता है सेकंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 1945 तक चला और इस विश्व युद्ध के में यूरोपीय जो शक्तियाँ थी वो धराशायी हो गई और उसके बाद पूरी दुनिया में अमेरिका और सोवियत संघ का बोलबाला हो गया। तो इसकी शुरुआत होती है 1917 के रूसी क्रांति से। रूसी क्रांति के बाद पूरी दुनिया में कम्युनिज्म की विचारधारा आई। तो कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म इन दोनों के बीच में शीत युद्ध चला। आप सभी को पता है सोवियत संघ जो है वो साम्यवादी विचारधारा को बढ़ावा दे रहा था और रूस पूंजीवादी विचारधारा को बढ़ावा दे रहा था। पूंजीवादी विचारधारा का मतलब था हम पब्लिक सेक्टर को ज़्यादा बढ़ाएंगे और कम्युनिस्ट विचारधारा का मतलब था हम गवर्नमेंट सेक्टर को ज़्यादा बढ़ाएंगे। तो ऐसे में उस समय के जितने भी राजनीतिक चिंतक थे वो इस चीज़ पर तुलना कर रहे थे कि कौन सी प्रणाली बेहतर है, क्या कम्युनिस्ट अप्रोच सबसे अच्छी है या कैपिटलिस्ट अप्रोच बहुत अच्छी है। हालांकि इस सारे मतभेदों को खत्म कर दिया जब सोवियत संघ खुद खत्म हो गया। 1991 में सोवियत संघ टूट गया। तो यहाँ पर यही बात हो रही है कि विश्व की विचारधारा दो गुटों में बट गई। यहाँ पर लिखा है पूंजीवाद और समाजवाद। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का अंत हुआ तो बाकी के विश्व के ज़्यादातर देश यूरोप के साम्राज्य से मुक्त हो गए, यानी कि यूरोप से आज़ाद हो गए। विउपनिवेशीकरण की प्रक्रिया वही है जब छोटे छोटे देश सारे आज़ाद हो रहे थे। तो उसके बाद उन देशों का विकास कैसे हो, उन देशों को मॉडर्न कैसे बनाया जाए, उन देशों में राष्ट्र निर्माण कैसे हो, राज्य निर्माण कैसे हो,
इसको लेकर बड़े पैमाने पर क्या हुए, मतभेद हुए, बड़े पैमाने पर वाद विवाद भी हुए। अलग अलग विचारकों ने इसके लिए अलग अलग राय दी कि नए राष्ट्रों का विकास कैसे हो। कुछ लोग कह रहे थे कि पूंजीवादी मार्ग को अपनाएं, कुछ कह रहे थे समाजवाद को अपनाएं, लेकिन भारत जैसे देश ने मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल अपनाया, यानी कि हमने मिक्स्ड इकोनॉमी अपनाई। ना हमने पूंजीवाद को अपनाया, ना हमने साम्यवाद को अपनाया, क्योंकि पूंजीवाद का मतलब था टोटली प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देना और साम्यवाद का मतलब था टोटली गवर्नमेंट सेक्टर को बढ़ावा देना। तो हमने इनमें से कुछ भी नहीं अपनाया। यानी कि अब तक की बात इतनी सी है, जब हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो शुरुआत इसकी कहाँ से हो रही है, अरस्तु से, जहाँ वो 150 से भी ज़्यादा देशों का संविधान पढ़ रहा है और उसका उद्देश्य ये है कि एक अच्छी राजनीतिक प्रणाली कैसी हो। यानी कि तुलनात्मक राजनीति में शुरुआत में सिर्फ इतना सा बात थी कि विभिन्न देशों के बीच में कौन सी एक अच्छी राजनीतिक प्रणाली हो, इस पर बल दिया जा रहा था। 19वीं सेंचुरी में लिबरलिज्म आया और उसमें यूरोप को बढ़ावा देने के लिए कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो अध्ययन कर रही थी, जो भी चीज़ लिखी जा रही थी, उसमें यूरोप की कंपैरिजन अफ्रीका से हो रहा था, एशिया से हो रहा था और लैटिन अमेरिका से हो रहा था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इसमें चेंजेस आए और यहाँ पर कम्युनिस्ट अप्रोच और कैपिटलिस्ट अप्रोच यानी कि साम्यवादी विचारधारा और पूंजीवादी विचारधारा के बीच में तुलना होने लगी। बहुत सारे देशों ने पूंजीवादी विचारधारा को अपनाया, बहुत सारे देशों ने साम्यवादी विचारधारा को अपनाया। भारत जैसे देशों ने मिक्स्ड इकोनॉमी अपनाई, यानी कि प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों का मिक्सअप किया। फिर धीरे धीरे करके और भी परिवर्तन हुए। अब इन्होंने सरकारों का तुलनात्मक अध्ययन करना शुरू कर दिया, संस्थाओं का अध्ययन शुरू कर दिया कि किसी देश की कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका किस प्रकार से कार्य कर रही है। लोगों के व्यवहारों का अध्ययन शुरू कर दिया और यहीं से एक आंदोलन शुरू हुआ, व्यवहारवादी आंदोलन। व्यवहारवादियों ने राजनीतिक दृष्टि को, इसने इस चीज़ पर बल दिया कि लोग राजनीतिक दृष्टि से व्यवहार ऐसा क्यों करते हैं, और अगर कोई व्यवहार चल रहा है तो पॉलिटिकल प्रोसेस उसके लिए क्या है। यानी किसी देश की राजनीतिक प्रणाली है तो लोग उसे समर्थन भी कर रहे होंगे, जैसे हमारे यहाँ लोकतंत्र है तो हमारे लोगों ने समर्थन किया होगा, जब भी तो ऐसा है। तो व्यवहारवादी ये कह रहे हैं कि किसी देश की राजनीतिक प्रणाली वहाँ के लोगों से व्यवहार से नियंत्रित हो रही है, लेकिन क्या वास्तव में वो उन लोगों को वो चीज़ दे पा रही है जो उन लोगों को मिलना चाहिए। तो 1960-1970 के बाद व्यवहारवादी जो थे वो राजनीति में अग्रसर हो गए और तुलनात्मक राजनीति का जो दृष्टिकोण है वो इस चीज़ पर चला गया। अब यहाँ पर इस चीज़ पर बल दिया गया, केस स्टडी की जाने लगी। केस स्टडी का मतलब है किसी एक देश का उदाहरण लेकर और उसकी सारी समस्याओं को एक तरफ रख के, उसके गुणों को एक तरफ रख के उसका कंपेरिजन किया जाने लगा। इतना ही नहीं, भौगोलिक और प्रादेशिक दृष्टि से भी देश अलग क्यों है, इस चीज़ पर भी ध्यान दिया जाने लगा। उदाहरण के लिए ये भी देखा जाने लगा कि पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप, वोटिंग कैसे हो रही है किसी देश में, मतदान व्यवहार क्या है, मनोवृत्ति क्या है, इस चीज़ पर भी गहराई से अध्ययन होने लगे। सामाजिक और सांस्कृतिक संस्थाओं में भी तुलना की जाने लगी, कानूनी संस्थाओं में भी तुलना की जाने लगी। ईस्ट और वेस्ट में पूरा विश्व बट गया और ये देखा जाने लगा कि पश्चिमी सभ्यता का सांस्कृतिक स्तर अच्छा है या पूर्वी सभ्यता का सांस्कृतिक स्तर अच्छा है। और ऐसे में बहुत सारे विचारकों के यहाँ पर नाम दिए हैं जिन्होंने इस चीज़ को बढ़ावा दिया है, जैसे कि मैंने कुछ चीज़ें हाईलाइट भी कर रखी हैं। तो अगर आप यहाँ से यहाँ तक पढ़ोगे तो सारी चीज़ें यही हैं जो मैंने आपको एक शॉर्ट लैंग्वेज में बताया है। जैसे कि एग्जाम करीब भी है तो हम ज़्यादा बड़ा लेक्चर भी यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं करेंगे, बस उतना ही करेंगे जितना हमारे एग्जाम के ओरिएंटेड हो। तो अब तक तुलनात्मक राजनीति के इतिहास की शुरुआत कहाँ से करोगे आप, अरस्तु से करोगे। फिर आप यूरो केंद्र के बारे में बताओगे, लिबरलिज्म के बारे में, उदारवाद के बारे में बताओगे। फिर सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद कम्युनिज्म, कैपिटलिस्ट अप्रोच के बारे में बताओगे। आफ्टर दैट आप बताओगे व्यवहारवादी आंदोलन के बारे में। फिर आप ये बताओगे धीरे धीरे करके वर्तमान में राजनीति में ये भी होने लगा है, राजनीतिक संस्कृति का अध्ययन किया जा रहा है, राजनीतिक समाजीकरण का अध्ययन किया जा रहा है, अनुसंधानों का अध्ययन किया जा रहा है, लोकतंत्र कैसा होना चाहिए इस पर भी अध्ययन किया जा रहा है, ब्यूरोक्रेट्स की भूमिका क्या होगी इस चीज़ पर भी अध्ययन किया जा रहा है। यहाँ पर सब चीज़ें मैंने हाईलाइट कर रखी है। कॉर्पोरेट सेक्टर तक का भी अध्ययन यहाँ पर किया जा रहा है। तो तुलनात्मक राजनीति का ये ऐतिहासिक दृष्टिकोण है। आगे चैप्टर में ये बताया गया है कि तुलनात्मक राजनीति में 1970 के बाद क्या क्या परिवर्तन आए हैं। तो देखो 1970 के बाद हमने विकासवाद की चुनौतियाँ देखी हैं। यानी कि हमने ये देखा कि जब एक तरफ तो जो कंट्रियाँ डेवलप होती गई, बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रीज लगती गई, और उसके बाद हमने ये देखा कि विश्व में कुछ देश अमीर हो गए और कुछ देश गरीब हो गए। यानी कि विश्व दो ध्रुवों में बट गया, एक तरफ विकसित देश हो गए और एक तरफ अल्पविकसित देश हो गए। तो 1970 के बाद बड़े पैमाने पर विकासवाद की आलोचना हुई है। किसकी आलोचना हुई है? विकासवाद की, जिसने बताया है कि भाई छोटी छोटी संस्कृति के लोगों को दबाया गया है, छोटे छोटे देशों की सोसाइटी को दबाया गया है, उनकी राजनीति को दबाया गया है, और बड़े पैमाने पर बड़े बड़े देशों को उन पर हावी कर दिया गया है। क्योंकि विकासशील राष्ट्र जो पिछड़ेपन है उनके समाधान पर बल किसी ने नहीं दिया है, बल्कि उनका शोषण किया है। 1970 के बाद ये सारी चुनौतियों पर बल दिया गया है। अगर हम एक तरफ देखें तो आज पूरा विश्व देखा, सारे देश लगभग आज़ाद हैं, लेकिन हम ये देखें तो वो छोटे छोटे जो देश हैं जितने भी, वो बड़े बड़े देशों के चंगुल में ही फंसे हुए हैं।
कहीं ना कहीं जो पूंजीवादी विचारधारा है, अधिक से अधिक लाभ कमाने की जो विचारधारा है, उसने पूरे विश्व को व्यापार के रूप में गुलाम बना लिया है, जहाँ छोटे छोटे देश अपना डिसीजन भी नहीं ले पा रहे। जितने पिछड़े हुए देश हैं वो या तो कर्ज जाल में फंसे हुए हैं या फिर वो किसी बड़ी महाशक्ति का पिछलग्गू बने हुए हैं। तो 1970 के बाद कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में जो बात आई वो विकासवाद की चुनौतियां आई, विकासवाद की आलोचना की गई, जिसमें बताया गया अमीर देश लगातार अमीर होते जा रहे हैं और गरीब देश लगातार गरीब होते जा रहे हैं। यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हैं जैसे पराश्रयता। तो देखो, पराश्रयता का मतलब होता है कि किसी के ऊपर आश्रय लेना। छोटे छोटे देश बड़े देशों पर पूरी तरीके से डिपेंड हो चुके हैं। कॉर्पोरेटवाद का मतलब ये है कि बड़े बड़े देशों ने टेक्नोलॉजी पर पूरी तरीके से कब्जा कर लिया और वो छोटे छोटे देशों में इन्वेस्ट के नाम पर उन्हें कब्जा कर रहे हैं। आज बड़ी बड़ी जो एमएनसीज कंपनियां हैं, इन्होंने छोटे छोटे देश को पूरा अपने आप में कंट्रोल कर लिया है। पूंजीवाद बढ़ावा दे रहा है विकास को, ऐसा हम नहीं कह सकते। ये कहा जा रहा है कि बड़े पैमाने पर पूंजीवाद जो है वो अल्प विकास को बढ़ावा दे रहा है। यहाँ मैंने हाईलाइट कर रखा है, आप देख सकते हैं कि पूंजीवाद का प्रसार विश्व के अनेक हिस्सों में विकास को नहीं बल्कि अल्प विकास को बढ़ावा दे रहा है, क्योंकि अमीर देश तो लगातार अमीर होते जा रहे हैं और गरीब देश लगातार गरीब होते जा रहे हैं, क्योंकि छोटे छोटे देशों के पास इतना पैसा ही नहीं है कि वो टेक्नोलॉजी का इन्वेस्टमेंट कर सके। 1980 के दशक में अगर हम बात करें तो 1970 में तो विकासवाद की चुनौतियां हुई। 1980 के दशक में कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में यानी कि तुलनात्मक राजनीति में फिर से सरकारों का अध्ययन किया जाने लगा, नौकरशाही का अध्ययन किया जाने लगा, सत्तावाद का अध्ययन किया जाने लगा, लोकतंत्र की दिशा में क्या परिवर्तन हो फिर से इसका अध्ययन किया जाने लगा। उदारवाद में एक नई विचारधारा आई, नव उदारवाद, इसका अध्ययन किया गया। और जो बड़े पैमाने पर गवर्नमेंट सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर हो रहा था, इस सब चीज़ों का बड़े पैमाने पर अध्ययन किया गया। 1950 के दशक में ये तर्क दिया गया कि राजनीतिक प्रणाली में राज्य की धारणा क्या होगी, यानी कि आज के टाइम पे राज्य का रोल क्या होगा, क्योंकि सारी चीज़ें तो सारी पावर तो प्राइवेट सेक्टर को देते जा रहे हैं, तो गवर्नमेंट सेक्टर का रोल क्या होगा, आज कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में ये बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। 60 और 70 के दशकों में लैटिन अमेरिका में नौकरशाही की कृति कैसी हो, इसी प्रकार से अर्जेंटीना का व्यवस्था, इसके लिए कुछ किताबें यहाँ पर लिखी गई हैं। अगर आप देखेंगे तो अर्जेंटीना में गियोर्मो और डोनिल की कृतियों में उदाहरण के लिए इकोनॉमिक मॉडर्नाइजेशन एंड ब्यूरोक्रेटिक ऑर्थोनिज्म 1973 में, इसी प्रकार से रेल्फ की एक किताब है मिलीबैंड की द स्टेट इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी, ऐसी यहाँ पर एक किताब और दी है स्टेट पावर सोशलिज्म, ऐसी एक किताब और दी है ब्रिंगिंग द स्टेट बैंक इन सारी किताबों में इस चीज़ पर ही ध्यान दिया गया है कि राज्य की भूमिका वर्तमान में क्या होगी। 20th सेंचुरी का जो अंत था वो ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा देता है, वैश्वीकरण को बढ़ावा देता है। वैश्वीकरण का मतलब ये है कि दो से पूरा विश्व, आज पूरा जो विश्व हो व्यापार के जरिए जाल में जुड़ चुका है, यानी कि व्यापार का जो ये जाल है इसने पूरे विश्व को आज एक दूसरे से जोड़ दिया है। ऐसे में राजनीति की जो नीतियां हैं, विचारधाराएं हैं, शासन कार्य हैं, उसकी भूमिका थोड़ी सी कम हो गई है, जबकि आर्थिक संबंधों की भूमिका थोड़ी सी बढ़ गई है, जिसका प्रभाव नागरिक समाजों पर भी पड़ा है, लोकतंत्र पर भी पड़ा है। सोवियत संघ के विघटन हुआ 1991 में और ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत हुई 1991 के बाद। ऐसे में बहुत सारे फिलोसफर्स ने अपनी किताबों में लिखा है कि एक हिस्ट्री का अंत हो चुका है, सोवियत संघ के विघटन के बाद इतिहास का अंत हो चुका है। अपने लेख द एंड ऑफ हिस्ट्री, जिसे आगे चलकर द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन किताब में फ्रांसिस फुकुयामा ने तर्क दिया कि मानव सरकार का जो अंतिम रूप था वो उदारवादी लोकतंत्र की मान्यता है, उसकी विजय है। यानी कि एक व्यक्ति थे जिनका नाम था फ्रांसिस फुकुयामा, इन्होंने अपनी एक किताब लिखी द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन, जिसमें ये कहते हैं कि कम्युनिज्म खत्म हुआ और ये जीत जो है वो लोकतंत्र की जीत है, ये उदारवादी लोकतंत्र की जीत है, ये पूंजीवाद की जीत है। ये बताते हैं शीत युद्ध का यहाँ पर अंत हो रहा है और एक इस प्रकार से एक हिस्ट्री खत्म हो गया है। अब नए तरीके से नए समाज को हमें महत्व देना है, नागरिक समाज को महत्व देना है, नागरिक की स्वतंत्रता को बल देना है, लोकतंत्र की अवधारणा को बढ़ावा देना है और व्यक्ति की स्वतंत्रता को बल देना है। पहचान के आधार पर जो भेदभाव हो रहे हैं उन्हें खत्म करना है, जनजातियों से जुड़े हुए आंदोलन जो हैं उसकी तरफ ध्यान देना है, नारी आंदोलन और पर्यावरण से जुड़े जो मुद्दे हैं उनकी तरफ हमें ध्यान देना है। यहाँ पर ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो ये नई राजनीति में नए मुद्दे आए हैं जिनका अब कंपैरिजन किया जा रहा है। लास्ट में सूचना संकलन और प्रसार, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बड़े पैमाने पर जो क्रांति हुई है, आज इस चीज़ ने कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को भी प्रभावित किया है। आज सामाजिक इंटरनेट का यूज़, वैश्विक मीडिया का प्रयोग बड़े पैमाने पर हो रहा है, जिसकी वजह से ह्यूमन राइट्स को बढ़ावा देने की बात की जा रही है, जेंडर मुद्दों पर चिंता की जा रही है। ये सारी चीज़ें वर्तमान राजनीति की एक नई चीज़ हैं। एनवायरनमेंट पर नई नई दलील दी जा रही हैं, लगातार बहुत सारे पर्यावरण आंदोलन हो रहे हैं। ये सब इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी के प्रसार के कारण ही संभव हुआ है। तो तुलनात्मक राजनीति का जो ऐतिहासिक दृष्टिकोण है उसमें अगर आप देखोगे तो शुरुआत अरस्तू से करोगे और ग्लोबलाइजेशन तक की बातें लिखोगे। चैप्टर के लास्ट में यह है कि तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन की उपयोगिता क्या है।
तो इतना पढ़ने के बाद हम तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन की उपयोगिता स्वयं भी कर सकते हैं कि तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन जो करा जा रहा है उसका उद्देश्य है ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त की जाए और इस यथार्थ को समझा जाए, इस सच्चाई को समझा जाए कि तुलनात्मक अध्ययन हमारी किस प्रकार सहायता कर सकता है। तो तुलनात्मक अध्ययन हमें ये बता सकता है कि एक अच्छी राजनीतिक प्रणाली कौन सी हो सकती है, एक प्रणाली में किन किन सुधारों की आवश्यकता है। ये तुलनाएं हमारी तर्क बुद्धि और चिंतन को बढ़ावा देती हैं, सिद्धांतों का निर्माण करती हैं। जैसे लिखा है सैद्धांतिक सूत्रीकरण के लिए तुलना, यानी कि एक नए सिद्धांत के निर्माण के लिए पुराने सिद्धांतों का अध्ययन करना ही पड़ता है। फिर ये देखना पड़ता है कि पुराने सिद्धांतों में क्या कमियां हैं, उन कमियों को हटाकर ही हम एक नए सिद्धांत का निर्माण करते हैं। तो क्या राष्ट्रों के बारे में सिर्फ हम डाटा इकट्ठा करें, उन डाटा को सिर्फ कंपैरिजन करें, या फिर उसके आधार पर एक नई राजनीति का निर्माण करें? ये सब चीज़ें तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन करने के बाद ही हमें पता चलती हैं। वैज्ञानिक कठोरता के लिए भी तुलना करनी चाहिए और ऐसी तुलनाएं करनी चाहिए जो संबंधों में व्याख्या की ओर ले जाएं। तो जितना आप तक पढ़ा है उससे जो भी चीज़ें आपको इंपॉर्टेंस लगती हैं वो सारी चीज़ें जो हैं वो राजनीतिक तुलनात्मक अध्ययन की उपयोगिता हैं। तो आई होप सो चैप्टर की जो समरी मैंने आपको दी है ये आपके लिए कारगर सिद्ध होगी। आगे चैप्टर से जो प्रश्न बने इन सभी प्रश्नों का उत्तर देने में आप सक्षम हैं। चैप्टर का यहाँ पर सारांश है और चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। आशा चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद।